Assalamu alaikum. I welcome you in another online lecture of energy resource and utilization. In this class, we will discuss one of the important topic in this course, which is demand, supply, storage, and distribution of energy. Um this is a brief outline of the lecture which we will be discussing. Demand variation of electricity supply availability, energy transmission and distribution, and energy storage. सबसे सबसे पहले दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इन दिस कोर्स एनर्जी रिसोर्स एंड यूटिलाइजेशन हमने अभी तक जो कुछ भी पढ़ा है उसमें हमने डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एनर्जी को डिस्कस किया था। एनर्जी डिफरेंट एनर्जी एस्पेक्ट्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो एनर्जी की सप्लाई एंड डिमांड और स्टोरेज है। सप्लाई साइड का ताल्लुक आप वहाँ से है जहाँ आप एनर्जी को प्रोड्यूस करें, फॉर एग्जांपल पावर प्लांट्स। डिमांड साइड वहाँ है जहाँ पे एनर्जी कंज्यूम हो रही है, जहाँ पे डोमेस्टिकली या इंडस्ट्रियल सेक्टर या कमर्शियल सेक्टर। So first of all, we need to look into all these aspects from a technical and from different perspective. First of all, variable needs. सबसे important बात क्या है? Due to large fluctuation in supply and demand, energy system must be able to respond to changing conditions in order to meet consumer energy needs. इसका मतलब क्या है? आमतौर पर आपके पास नज़र आता है कि हमारे पास जो डिमांड सप्लाई की फ्लक्चुएशन होती है, इसका मतलब ये है कि सप्लाई फ्लक्चुएशन से मुराद ये है कि आपके पास जो पावर एनर्जी प्रोडक्शन हो रही है, जहाँ से एनर्जी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल पावर प्लांट, वहाँ पे मसाइल पैदा हो सकते हैं। फ्लैट से अगर वहाँ पे ऑयल की शॉर्टेज है, ऑयल प्राइसेस चली गई हैं ऊपर, या फिर शटडाउन्स हैं, टेक्निकल फॉल्ट्स हैं, तो दीज आर द फ्लक्चुएशन जो सप्लाई साइड के ऊपर हो सकती है कि जहाँ से आपको बिजली मिल रही है या कोई भी एनर्जी सोर्स मिल सकती है। डिमांड साइड फ्लक्चुएशन से मुराद क्या है कि आपके पास जहाँ पे आप एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, इस केस में हम एग्जांपल्स क्या हैं घरों में, डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल सेक्टर्स एंड कमर्शियल सेक्टर्स। ये जो सर्ज आना या तब्दीली आना या फ्लक्चुएशन आना, ये दोनों साइड पे हो सकता है। डिमांड साइड पे किस तरह हो सकता है कि मिसाल के तौर पर नई इंडस्ट्री लग रही है, इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ गई, कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो फॉर एग्जांपल आपके पास ऑयल प्रोडक्ट्स हैं, होम हीटिंग ऑयल एंड गैसोलीन, आपके पास उसकी उसकी डिमांड बढ़ जाती है। ये एग्जांपल जो है वहाँ पे ज़्यादा वैलिड है जहाँ पे आपके पास ठंडे इलाके हैं, कि आपके पास ऑयल प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ गई फॉर ऑयल, होम हीटिंग ऑयल एंड गैसोलीन। मे बी इन कराची दिस इज नॉट अ रिलेटेबल एग्जांपल, बट इन एरियाज वेयर यू हैव हार्श विंटर्स, वहाँ पे आप डोमेस्टिक हीटिंग करते हैं ऑयल के साथ और गैसोलीन के साथ। आपके पास बॉयलर्स होते हैं, दैट बॉयलर्स आर यूज्ड टू boil water, and that boil water is being circulated in the houses and in the conditioned spaces. Similarly, natural gas, yes, we all know that सर्दियों में गैस की डिमांड बढ़ जाती है ठंडे इलाकों में, जिसकी वजह से डिमांड की में फ्लक्चुएशन आती है। इलेक्ट्रिसिटी सबसे कॉमन एग्जांपल है जो हम वेरिएबल नीड्स में देखते हैं। आपके पास जो फ्लक्चुएशन है इलेक्ट्रिसिटी की वो बहुत ज़्यादा होती है कंपेयर टू ऑयल एंड गैस, और बिकॉज ऑयल एंड गैस की फ्लक्चुएशन सीजनल होती है, बट इलेक्ट्रिसिटी की फ्लक्चुएशन जो है, अगर आप गौर करें सॉरी, अगर आप गौर कीजिए तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएशन जो है वो दिनों के हिसाब से भी हो सकती है, सीजनल भी हो सकती है। मिसाल के तौर पर अगर आप व्हाट हैपेंस व्हेन एवरीबॉडी टेक्स ऑफ फॉर हॉलीडे, किसी इलाके से लोग जो हैं वो छुट्टी मनाने चले जाते हैं किसी और इलाके, एक और तो उस इलाके की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड एकदम ड्रॉप होगी। व्हेन व्हेन व्हाट हैपेंस व्हेन एवरीबॉडी कम्स होम फ्रॉम वर्क एंड टर्न्स ऑन अप्लायंसेस एट द सेम टाइम। अगर एक वक्त में लोग चले गए और एक वक्त में ही लोग आ जाते हैं और एकदम एक स्पाइक आता है इलेक्ट्रिसिटी डिमांड में, तो क्या मतलब है इस बात का? अच्छा, इसकी और भी अच्छी एग्जांपल ये हो सकती हैं कि मिसाल के तौर पर लोग सुबह जाते हैं अपने ऑफिसेस और 8-9 घंटे बाद या 10 घंटे बाद अपने वापस घर पहुंचते हैं, तो जो डोमेस्टिक एरियाज़ हैं या रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं वहाँ पे एनर्जी की जो डिमांड है वो सडन ड्रॉप हुई उन 10-12 घंटों के अंदर, या जिसमें वो ऑफिसेज गए हुए हैं या स्कूल गए हुए हैं। और जो एनर्जी डिमांड है वो सडन राइज हुई उन एरियाज में जहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती हैं, मिसाल के तौर पर ऑफिसेज हैं या इंडस्ट्रीज़ हैं। सो this all fluctuation of demand is actually uh,
really important to take into account the when you while you are designing and when you analyzing a uh, energy system, or when you are like addressing the supply and demand of electricity or any other source, but any other source from जो oil and gasoline है वहाँ पे ये आसानी है कि जो फ्लक्चुएशन है वो थोड़े बड़े टाइम के ऊपर होती है। जैसे मैंने भी कहा है कि दे आर सीजनल। सो ये तमाम चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं व्हेन यू आर डिज़ाइनिंग, व्हेन यू आर स्टडिंग अ एनर्जी सिस्टम एज फार एज द सप्लाई एंड डिमांड इज कंसर्न। ओके, आगे चलते हैं। uh, आपके पास सॉरी, एनुअल डिमांड जो है ड्रिवन बाय इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब क्या है आपके पास एनुअल डिमांड से मुराद आपकी ये है कि आपके पास जहाँ पे गैस की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, कहीं कम है। फॉर एग्जांपल अगर गैस की रिक्वायरमेंट सर्दियों में ज़्यादा है तो वहाँ पे आपने हाउ टू मैनेज द गैस सप्लाई टू द इंडस्ट्रियल और द कमर्शियल सेक्टर इन ऑर्डर टू द मीट द इकोनॉमिक ग्रोथ और द इन ऑर्डर टू मीट द इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट्स। आमतौर पर दिस इज कंसिडर्ड दैट द इलेक्ट्रिक ग्रोथ रेट्स अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू द इकोनॉमिक ग्रोथ रेट डेवलप्ड कंट्रीज में। इस बात का मतलब क्या है? दिस इज रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। इलेक्ट्रिक ग्रोथ रेट से मुराद देखें, दुनिया में जो भी ममालिक हैं जहाँ पर ज़्यादा जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं या डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं, दोज इकोनॉमीज़ कंज्यूम इलेक्ट्रिसिटी विद द सेम रेट जिससे जिससे उनकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। जबकि डेवलपिंग ममालिक में क्या है, इलेक्ट्रिक ग्रोथ रेट्स ज़्यादा है कंपेयर टू ग्रोथ रेट जो कि आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है। इकोनॉमिक ग्रोथ रेट से मुराद ये है कि दो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट्स आर डायरेक्टली लिंक्ड विद द इंडस्ट्रियल एक्टिविटी और द कमर्शियल एक्टिविटी। अगर कमर्शियल एक्टिविटी आपकी कम है और आपकी इलेक्ट्रिक ग्रोथ रेट ज़्यादा है, विच मीन्स कि यू आर कंज्यूमिंग इन मोर इन डोमेस्टिक एरियाज, आप घरों में ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एक अच्छी मिसाल है कि आपके पास व्हेन यू आर कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ गैस इन योर डोमेस्टिक सेक्टर, although Pakistan is consuming gas in the commercial and industrial sector as well, but the growth does not actually uh, reflect the numbers. So आपके पास ज़्यादा एनर्जी का जो इस्तेमाल है वो डोमेस्टिकली है या नॉट फॉर द ग्रोथ है, जबकि डेवलप कंट्रीज में क्या है कि ये ऑलमोस्ट बराबर होता है। दूसरी बात कि ओके, एनुअल डिमांड का एक और मसला ये हो सकता है कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी, इफ़ यू आर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, तो आपके पास जो आपकी क्रूशल एरियाज़ हैं वहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी को नहीं दे पा रहे बिकॉज आपकी जो डोमेस्टिक डिमांड्स हैं वही पूरी नहीं हो रही। और ये हम बात काफ़ी अर्से से सफ़र करते आ रहे हैं पाकिस्तान में, क्योंकि हमारे पास लोड शेडिंग के इश्यूज़ हैं। तो यू हैव टू स्विच लोड्स फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर सेक्टर इन ऑर्डर टू मीट सर्टन डिमांड्स, कि आप कुछ एरियाज़ में आप बिजली दे रहे हैं, कुछ एरियाज़ में नहीं दे रहे, तो यू हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली। इफ़ यू रिमेंबर, इफ़ यू हैव बीन फॉलोइंग न्यूज़, तो आपने देखा होगा कि बिजली की कुछ सालों पहले जो आपके इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं पाकिस्तान में, फॉर एग्जांपल फैसलाबाद, वहाँ पे बिजली की वजह से आपके बिजली का शॉर्टफॉल या बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग की वजह से इंडस्ट्रीज जो हैं वो दे वर नॉट ऑपरेटिंग ऑन देयर फुल कैपेसिटी, तो वो जो है वो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर डायरेक्टली हिट करता है। सिमिलरली सीजनल चेंजेस की वजह से आपके पास वेरिएशन आती है, एंड सीजनल चेंजेस ड्यू टू वेदर हो सकते हैं या चेंज इन यूजेज। वेदर से मुराद सबको क्लियर है, दिस इज़ क्वाइट एविडेंट। इलेक्ट्रिसिटी डिमांड जो है वो समर्स में ऊपर चली जाएगी और नीचे आ जाएगी इन विंटर्स, एंड द गैस एंड गैसोलीन डिमांड माइट गो अप इन द विंटर्स एंड और समर्स में नीचे नीचे आ जाएगी। दूसरी बात ये कि यूजेज इन चेंज इन यूजेज, आपका जो एटीट्यूड है या बिहेवियर है टुवर्ड द यूजेज और टुवर्ड्स द कंजम्पशन और यूटिलाइजेशन, वो भी बहुत डिक्टेट करता है डिमांड वेरिएशन को। यूँ समझ लीजिए कि पाकिस्तान में वो इलाके जहाँ पे ज़्यादा इस्तेमाल होती है बिजली, बिकॉज दे आर वेल ऑफ, दे कैन यूज़ डिफरेंट अप्लाइंसेस, they can afford different appliances, they can have air conditioning throughout the year, तो वहाँ पे डेफिनेटली पीक स्पाइक आएगा, वेरिएशन आएगी। जबकि विच मीन्स के डिमांड साइड जो है, डिमांड वेरिएशन जो है वो ना सिर्फ टाइम पर डिपेंड करती है बल्कि एरियाज़ के ऊपर, या आई वुड से स्पेस के ऊपर डिपेंड करती है कि कुछ एरियाज़ में ज़्यादा डिमांड है और कुछ एरिया में डिमांड कम है, ऑल्दो द पॉपुलेशन इज सिमिलर। कराची में बहुत सारे एग्जांपल हो सकती हैं। कराची में कुछ एरिया जहाँ पे
जो कि अंडर प्रिविलेज एरियाज हैं या नॉट सो वेल ऑफ, वहाँ पे ऑल दो द पॉपुलेशन इज सेम, मगर वहाँ पे डिमांड जो है वो कम हो सकती है कंपेयर टू दोज एरियाज विच आर relatively well off. Moving on, weekly variation driven by business day and holiday weekends. This is demand variation दो तरह से हो सकती है. बिजनेस डे में आपके पास डिफरेंट डिमांड है एंड हॉलीडे वीकेंड्स पे आपके पास डिमांड डिफरेंट है. डेली वेरिएशन ड्रिवन बाय टाइम ऑफ डे, वेदर एंड स्मॉल एक्सटेंट स्पॉट इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट पॉइंट इज क्वाइट एविडेंट. आपके पास बिजनेस डेज में एंड हॉलीडे और वीकेंड्स में वेरिएशन डिफरेंट हो सकती है, एंड दिस वेरिएशन could be temporal. When I use the word temporal, it means time dependent, and when I use spatial, this is space dependent or आपके like area dependent. So holiday weekends पर different variation हो सकती है आपके पास on, and all these data is being collected by different organization or institution or companies. Daily variation driven by time of day, weather, and to a small extent spot electricity prices. What is spot electricity prices? This is an important concept, an interesting concept. Maybe अगर आप लोग, if you know the K electric bill, those who, जहाँ K electric के bills में आप देखते हैं कि आपके पास पीक आवर्स होते हैं. आप कहते हैं कि रात के वक्त इस टाइम से इस टाइम तक जो रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो ज़्यादा है. सो दोज कुड बी कंसिडर एट स्पॉट इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस. किसी एक पॉइंट के ऊपर आप जो है एक, इट कुड बी इंस्टेंट, किसी एक पॉइंट के ऊपर इन अ डे आपके पास बिजली के प्राइसेस जो हैं वो बदल रहे हैं, ताकि आप जो डिमांड साइड की जो पीक है या स्पाइक है डिमांड में, जो एकदम तब्दीली आ रही है, डिमांड बढ़ रही है, तो आप उसको सम हाउ रिड्यूस करते हैं बाय चार्जिंग एक्स्ट्रा. सो okay, this graph is actually for New England, USA, a place in USA, but it can give you an idea that how the demand varies. For example, यहाँ पे x axis पर hours ending है, which means कि 24 घंटे में आपके पास किस तरह डिमांड आ रही है, एंड डिमांड जो है वो वाई एक्सिस पर लिखी है इन मेगावाट्स. सो दिस इज संडे संडे समर, संडे विंटर, मंडे विंटर एंड मंडे समर. So why the days are selected? This could be an interesting, these days could be an interesting choice to see the behavior of the demand in this area. कि संडे में आमतौर पर लोग घर पर होते हैं और संडे विंटर जो है वो आपके पास किसी एक पॉइंट पर पीक आ रही है, कहीं पीक नहीं आ रही. और आप गौर करें कि संडे समर में दिस इज़ द मंडे समर विच यू हैव द हाईएस्ट डिमांड, विच मीन्स के, एंड दैट दीज आर 13 and 14 hour of the day, which means कि दोपहर के 1-2 बज रहा है. एविडेंट दिस इज, आपके पास सब कुछ खुला हुआ है, आपके पास कमर्शियल एक्टिविटी चल रही है, इंडस्ट्रीज खुली हुई हैं, और यू नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी एट दिस टाइम बिकॉज इट्स हॉट एंड आपके पास जो डिमांड है वो ज़्यादा है. Sorry. So you can actually see that the trend, and these trends are uh, uh, area dependent or location dependent, but these really give you a very interesting insight about the demand of any location. You can have this, you can plot a similar graph for your house demand as well. आप अपने घर की डिमांड बना सकते हैं. This could be done, that's not very difficult. आप अपने घर की डिमांड चेक कर सकते हैं कि आपकी घर की डिमांड क्या है पूरे दिन की, डिफरेंट टाइम्स, डिफरेंट डेज में. तो यहाँ मंडे विंटर, संडे विंटर और मंडे समर, संडे समर की वजह से ये है कि संडे समर मींस के अमूमन लोग छुट्टी है, समर है, लोग पीपल आर आउटसाइड, लाइक यू कैन सी दैट दिस इज अ सबसे कम डिमांड जो है वो इस वाली लाइन की है. तो इसका actually you can interpret this graph from a very from different perspective, and that's the important thing which you should know. कि ये जो ग्राफ है नीचे वाला, इसका मतलब ये है कि आपके पास आमतौर पर सिंस इट्स यूएसए, लोगों का एटीट्यूड बहुत मैटर करता है, तो लोग अपने घरों में शायद ना हो, तो दे आर आउटसाइड विद देयर फैमिलीज. तो आपके पास डिमांड सबसे लो है संडे समर, and Sunday winter is greater than Sunday summer because अमूमन लोग घरों के अंदर ही हैं, बट स्टिल दिस इज लोअर कंपेयर टू द अदर टू. सबसे ज़्यादा की डिमांड जो है वो मंडे समर की है, सबसे ज़्यादा डिमांड मंडे समर की है, और उसके बाद जो डिमांड है वो आपके पास क्या है, मंडे विंटर, विच मीन्स
these are Monday, these two Mondays are either winter और समर, दोनों की डिमांड बहुत ज़्यादा है। जबकि यहाँ पे दोनों दिन छुट्टियों के हैं, तो कुछ लोग घरों में हैं, कुछ लोग जो हैं वो बाहर घरों में और बाहर हैं, राइट? सो this can give you a perspective, right? Moving on, this is an interesting graph to see. अगर आप गौर करें इसको, ग्राफ को समझना थोड़ा समझ लीजिए। 8760 आवर्स का मतलब जो है वो आपके पास साल भर के घंटे हैं। एरिया इज द अमाउंट ऑफ मेगावाट आवर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझ लें कि व्हाट इज मेगावाट एंड मेगावाट आवर। वी ऑल नो दैट मेगावाट इज फॉर द यूनिट ऑफ पावर एंड मेगावाट आर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपके घरों के बिल भी किलोवाट आवर्स में आते हैं, मतलब यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज मेजर्ड इन किलोवाट आवर्स। सो ये ग्राफ, इसका ग्राफ का मतलब क्या है? ग्राफ का मतलब ये है कि पूरे साल में 8760 आवर्स होते हैं। तो आपके पास जो मैक्सिमम डिमांड है वो बहुत थोड़े अरसे के लिए होती है। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर ये आवर्स लिखे हुए हैं 1 से 1 टू फर्स्ट सेकंड एंड दिस इज नॉट द आवर्स लाइक एज इफ कि जनवरी का पहला घंटा नहीं है, दिस इज नॉट जनवरी फर्स्ट आवर, दिस इज नंबर ऑफ आवर्स, राइट? तो आपके पास जो डिमांड है वो मैक्सिमम, जो ज़्यादा डिमांड है वो कुछ थोड़े टाइम के लिए ही होती है। मतलब ज़रूरी नहीं कि ये पूरा एक बॉक्स बन जाए। तो इसको मैं यूँ समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपके पास जो कर्व है वो ज़्यादातर बड़े एरिया पर फ्लैट है, विच मीन्स कि आपके पास जो एनर्जी कंजम्पशन है थ्रू आउट द ईयर वो काफ़ी रेगुलर और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जबकि सिर्फ ये वाला एरिया जो है ये बहुत कोई थोड़े से ही घंटे हैं जहाँ पे आपके पास मैक्सिमम पावर रिक्वायरमेंट है किसी भी एरिया की, राइट? सो दिस इज नॉट दिस इज फॉर एग्जांपल जैसे फॉर न्यू इंग्लैंड यूएस है, बट इसमें आपके पास जो मैक्सिमम एरियाज है वो काफ़ी लाइक कांस्टेंट है, वेयर एज ओनली दिस एरिया इज इरेगुलर, के यहाँ पे पीक्स हैं। पीक से बात ये है कि कुछ घंटों के लिए ही आपके पास डिमांड हाई है, अदरवाइज आपकी डिमांड काफ़ी रेगुलर है। ओके, आगे चलते हैं। So this similar graph can be found from any location. Demand is empirical determined probability distribution usually with a long tail. Long tail से बात क्या है कि आपको पता होगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। आपके पास एक बेल कर्व बनता है, और आप गौर कीजिए तो दिस इज ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ बेल कर्व, बट यहाँ पे जो टेल है वो काफ़ी लॉन्ग है, विच मीन्स कि आपके पास वो इवेंट्स जो कि इवेंट्स से मुराद के डिमांड, मतलब पावर डिमांड, वो रिलेटिवली बहुत कम अरसे के लिए हाई है। अदरवाइज एक लॉन्ग टेल बन रही है ग्राफ की, कि यहाँ पे आपके पास डिमांड जो है वो रिलेटिवली लो ही रहती है थ्रू आउट द ईयर, या पे कांस्टेंट रहती है। वेराज एक बहुत थोड़े अरसे के लिए डिमांड जो है वो उसमें पीक आती है, एंड दैट पीक कुड बी लाइक इन द समर सीजन्स, या फिर किसी भी, इट कुड बी लाइक कोई आपके पास त्यौहार आ रहा है, कोई आपके पास कोई छुट्टी का दिन है। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, तो हो सकता है कि ईद के दिन ये डिमांड नीचे चली जाए, और फॉर एग्जाम्पल 14 अगस्त के दिन की डिमांड पर चली जाए, क्योंकि मे बी आप लाइटें जला रहे हैं या वट जो आपके, इट कुड बी लाइक, इट डिपेंड्स अपॉन कि जहाँ ये ग्राफ किस लोकेशन के लिए बन रहा है, ठीक है? तो समर पीक्स आर मोर प्रोनाउंस एंड विंटर पीक्स, ये बात हम पहले हमने नोट की है। दिस ऑल्दो दिस इज नॉट अ जनरल स्टेटमेंट, बट यूजुअली दिस इज द केस जो हम ऑब्जर्व करते हैं कि समर पीक्स ज़्यादा प्रोनाउंस होती हैं कंपेयर टू विंटर पीक्स। समर में ज़्यादा चाहिए आपको इलेक्ट्रिसिटी कंपेयर टू विंटर्स, राइट? मूविंग ऑन, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक छोटी सी एक कैलकुलेशन देखते हैं, ऑल्दो दिस इज अ वेरी सिंपल न्यूमेरिकल, but let's discuss this numerical, this problem. What is the amount of generation capacity needed to supply 20 gigawatts of peak load? अच्छा, okay, one more, this is really important. हम this is common sense. हम for example आपके पास peak load का मतलब क्या होता है? peak load का मतलब ये होता है कि किसी भी टाइम में आपके पे मैक्सिमम डिमांड आ रही है, वो क्या है? अच्छा, एक और बात, पीक लोड जो है वो हमेशा लेट से कराची का पीक लोड लेट से 20 गीगावाट्स है, ठीक है? क्या पूरे साल को 20 गीगावाट चाहिए आपको? नहीं। 20 वॉट्स इज बेसिकली इंस्टेंटेनियस पावर, राइट? आपको हर बार 20 गीगावाट नहीं चाहिए। इसकी इसकी मिसाल ये है कि आपके घर, इसको लेट्स स्केल डाउन टू योर हाउस। आपके घर के अंदर अप्लाइंसेस हैं, फ्रिज है, कंप्यूटर्स हैं, आयरन है, इस्त्री है, you have air conditions, you have एक टीवी, you have lights and fans, whatever. So अगर आप अपने घर का सारा जो सारे अप्लाइंसेस या सारे इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस एक वक्त में चलाएं आपकी, तो what will happen?
लेट्स से यू हैव 10 अप्लायंसेस और आप 10 के 10 चला रहे हैं एक साथ, तो दैट्स योर पीक लोड। पर ऐसा होता नहीं है, आप अपने घर के तमाम अप्लायंसेस एक साथ नहीं चलाते। इसका इसकी ये बिल्कुल ऐसी है कि अगर आप किसी इलाके में, अगर आपके घर में 10 अप्लायंसेज हैं तो किसी 10 घरों में 100 अप्लायंसेज रहेंगे, तो 100 के 100 अप्लायंसेज एक साथ कनेक्ट नहीं होते ग्रिड के साथ, विच मीन्स वो 100 के 100 दे आर नॉट कनेक्टेड, और उनको डिमांड उनकी 100 की नहीं है मतलब। तो पीक लोड जो है वो आम तौर पर हर वक्त नहीं चाहिए होता। मे बी 100 के पीक लोड जो है वो 100 अप्लायंसेस का भी ना हो, बल्कि 90 अप्लायंसेस का हो, कि अगर किसी टाइम पर भी नो ऑब्जर्व किया गया है कि सिर्फ 90 अप्लायंसेस at at max connected हैं grid के साथ। Okay, if system's load factor is 0.65, this is important, we will discuss it later in the lecture, in the slides। load factor 0.65 है, what is the average amount of demand? assumptions ले लेते हैं कुछ। 3% ट्रांसमिशन लॉसेस है, 6% डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस है। ओके, ट्रांसमिशन लॉसेस क्या हो सकते हैं? इट इज़ बिकॉज व्हेन यू आर ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिसिटी इन ग्रिड्स एंड वायर्स, हीट जनरेट होती है, तो आपके पास वहाँ कोई लॉसेस होते हैं, इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव लॉसेस। डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल आपके पास लीकेजेस हैं, थेफ्ट है, कराची के हिसाब से आपके यहाँ कुंडे डले हुए हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस वहाँ से हो सकते हैं। या आपके पास जब आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फ्रॉम ग्रिड स्टेशन, स्मॉल पावर स्टेशन से जो आपके ग्रिड स्टेशन होते हैं, वहाँ पे भी लॉसेस आ सकते हैं। 20% कैपेसिटी फैक्टर, अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा कैपेसिटी नीडेड बियॉन्ड सिस्टम पीक टू अकाउंट फॉर आउटेजेस। फॉर एग्जांपल आपका जो सिस्टम पीक है उससे भी आगे चली गई ये बात कि तो आपने 20% कैपेसिटी फैक्टर रखा हुआ है, जो कि अगर पीक लोड से भी ऊपर डिमांड चली जाए, टू बी ऑन द सेफ साइड। ठीक है, तो यहाँ पे लेट्स सी द जनरेशन कैपेसिटी आपके पास कितनी होनी चाहिए। लेट्स अगर आपके पास पीक लोड 20 गीगावाट का है, तो 1 पॉइंट, अगर ओके लेट्स कंसीडर दिस इज 1 राइट, 20 को हटा देते हैं, तो 20 गीगावाट्स इज बेसिकली द पीक लोड plus 20 gigawatts into 0.09। this 0.09 basically क्या है? This is the summation of the transmission losses 3% and 6% distribution losses। 6 plus 3 9 होते हैं, 9 is basically 0.09 times 20 gigawatts। तो अगर आप इन दोनों को सम कर लेते हैं, 20 gigawatt that's the peak load plus 20 times 9% which is, एंड देन यू आर मल्टीप्लाइंग इट 1.20। 1.20 मतलब क्या है कि 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो मतलब क्या है कि पीक लोड को काउंट कर रहा है ये सिस्टम आपका, प्लस जो लॉसेस है 9%। तो पीक लोड 20 प्लस 20 टाइम्स 9% इज समथिंग राइट, बट यू आर मल्टीप्लाइंग इट विद नॉट विद 1 बट यू आर मल्टीप्लाइंग 1.2। तो 2 क्या है? 1.2 मीन्स 20% ऑफ द 20% एक्स्ट्रा है, एंड दैट 20% एक्स्ट्रा इज ऑफ द कैपेसिटी फैक्टर। So when you solve this, you are getting 26.2 gigawatt. So generation capacity should be 26.2 gigawatt uh, to actually meet the 20 gigawatt peak load। Like अगर आपके पास 20 gigawatt peak load है किसी एरिया का, तो approximately you need 26.2 gigawatt of the generation capacity, which means कि आपके पास एक पावर प्लांट है जो 26.2 gigawatt जनरेट कर सकता हो, बिकॉज ऑफ ताकि पीक लोड को वो एड्रेस कर सके। बिकॉज पीक लोड का मतलब क्या है कि आपके पास उसमें कुछ लाइन लॉसेस हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस हैं, प्लस आपने एक्स्ट्रा कुछ कैपेसिटी रखी है 20% अबव द पीक लोड, ताकि अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी या इन केस ऑफ एनी रिक्वायरमेंट विच इज़ नॉट बीइंग कंसीडर्ड बिफोर, तो आप उसको कैटर कर सकें। 26.2 गीगावाट आपको चाहिए। ओके नाउ लोड फैक्टर की बात की गई थी यहाँ पे। लोड फैक्टर इज 0.65। लोड फैक्टर डिफाइन किया जाता है एवरेज डिमांड डिवाइड बाय पीक डिमांड। सो एवरेज डिमांड आपके पास क्या होती है, ये हम बाद में डिस्कस करते हैं। सो दिस इज डेफिनेशन ऑफ लोड फैक्टर, एवरेज डिमांड अपॉन पीक डिमांड। तो पीक डिमांड आपके पास 20 गीगावाट्स थी एंड एवरेज डिमांड आपको निकालनी है। सो यू कैन सिंपली वी कैन इजीली फाइंड 0 बाय यूजिंग 0.65। so this becomes 13.0 gigawatt hour, like for the demand। okay, there's a mistake यहाँ पे, h नहीं आना चाहिए, it should be only gigawatt right। so load factor क्या है, हम डिस्कस कर लेते हैं। so load factor is 0.65 right। so what is load factor? Load factor is a ratio of the area under the load duration curve, which means कि अगर आपके पास ये, this is important to understand, अगर आपके पास दिस इज द मैक्सिमम पॉइंट जहाँ पे जो मैक्सिमम कैपेसिटी है पावर प्लांट की, लेट्स से दिस इज 1000 मेगावाट्स राइट।
एंड 8760 आवर जो है वो साल भर के घंटे हैं। इसका मतलब ये कि अगर मैं आपसे ये पूछूं, इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड टू फाइंड द टोटल एनर्जी, जो कि अगर मैं प्लांट को फुल कैपेसिटी पे चलाऊं तो कितनी एनर्जी इस्तेमाल होगी। तो दिस इज क्वाइट सिमिलर कि सिंपल के 1000 मेगावाट मल्टीप्लाई बाय 8760 आवर, आपको इतनी एनर्जी आप इस्तेमाल करेंगे अगर आप उस प्लांट को फुल कैपेसिटी पे रन करें एंड वो तमाम की तमाम एनर्जी इस्तेमाल हो जाए। बट ऐसा होता नहीं है। व्हाट हैपेंस, बहुत थोड़े अरसे के लिए आपके पास डिमांड की पीक आती है, अदरवाइज आपके पास कर्व जो है वो रिलेटिवली फ्लैट होता है, लॉन्ग टेल कर्व होता है। तो इस कर्व के अंदर जो एरिया है वो इस बॉक्स के एरिया से छोटा है, तो दिस एरिया इज द रियल एरिया या रियल एनर्जी विच इज बीइंग कंज्यूम्ड, whereas दिस बॉक्स एरिया इज द मैक्सिमम एनर्जी विच कुड बी कंज्यूम्ड जब आप उस प्लांट की तमाम एनर्जी को फुल कैपेसिटी पर रन कर रहे हैं। तो दैट्स वाई इस एरिया का रेशियो विद दिस बॉक्स रेशियो इज ऑलवेज लेस देन 1, विच इज इन दिस केस इज 0.65। ठीक है। तो लोड फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है व्हेन यू आर डिजाइनिंग एन एनर्जी सिस्टम, कि आप आमतौर पर दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, अगर आपका लोड फैक्टर ज़्यादा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, but that load factor cannot be greater than 1 because it's a ratio, right? So अगर for example if it is 0.65 या 65%, मतलब इस पावर प्लांट का आमतौर पर जो कनेक्टेड लोड है, मतलब जो घरों में बिजली जा रहा है या जा रही है या कमर्शियल एरिया में जा रही है, वहाँ पे 65% जो है ये इसकी बिजली इस्तेमाल होती है एवरेज। मतलब 65% इसका जो लोड है, 65% ऑफ द टोटल कैपेसिटी इस्तेमाल हो रही है उन एरियाज में, विच इज़ क्वाइट गुड। अच्छा ओके, इन द इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या, अगर ये लोड फैक्टर छोटा है या बड़ा है, इसका मतलब ये है, छोटा है का मतलब क्या है कि लोग बिजली इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बड़ा है मतलब लोग बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। सो आमतौर पर जब आपके पास लोड फैक्टर ज़्यादा होता है तो ये एक अच्छी बात है, बिकॉज जो आपके पास स्टॉल्ड कैपेसिटी है वो अंडर यूटिलाइज नहीं है, मतलब उसकी यूटिलाइजेशन सही है। इसको यूँ समझ लें कि अगर आपके पास एक 1000 मेगावाट का प्लांट लगा हुआ है और आपके पास जो शहर या जो भी जगह है वहाँ पे लेट से जो एवरेज लोड है या एवरेज एनर्जी कंजम्पशन है वो है 700 लेट्स 1000 मेगावाट, 700 मेगावाट्स, राइट। तो ये तकरीबन बनता है 700 डिवाइड बाई 1000 बिकम 70, विच मीन्स कि दैट्स अ गुड लोड फैक्टर। मतलब 70% जो है वो इस्तेमाल हो रहा है, कंज्यूम या उसकी यूटिलाइजेशन है उस पावर प्लांट की। आप इस लोड फैक्टर को कम करना शुरू कर दें, लेट्स से 20, व्हाट वुड हैपन कि आपका जो प्लांट इंस्टॉल्ड है वो अंडर यूटिलाइज है, उसको यूटिलाइज नहीं किया जा रहा। तो उसका नुकसान क्या है, नुकसान ये है कि आपने प्लांट लगाया, उस प्लांट की कंजम्पशन नहीं है, उस यूटिलाइजेशन नहीं है, तो उसको आपको रन तो करना पड़ेगा ना। तो विच मीन्स कि उसकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो है, और जो प्लांट का मालिक है या जो पावर प्रोड्यूसिंग कंपनी है उसको, वो आपको ज़्यादा चार्ज करेगी बिकॉज यू आर यूजिंग लेस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम दैट प्लांट, और उसको अपने प्लांट को चलाते रहना है। ठीक है। यूँ भी समझ सकते हैं कि जब आप ज़्यादा चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो आपका बिल कम आता है, और जब आप चीज़ इस्तेमाल कम करते हैं तो आपका बिल ज़्यादा आ रहा है, कि भाई आप ज़्यादा करें इस्तेमाल यूनिट, और ताकि हम आपको डिस्काउंट देंगे। तो लोड फैक्टर एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, और आमतौर पर वी नीड दिस लोड फैक्टर टू बी एट अ हायर साइड ऑफ द लाइक अब 50% या 60%, दैट्स अ गुड लोड फैक्टर। आगे चलते हैं। स्पेशल डिमांड वेरिएशन, दिस इज इम्पॉर्टेंट। स्पेशल डिमांड वेरिएशन मतलब मुराद हो सकती है कि आपके पास लोकेशन वाइज वेरिएशन बदल रही है, किसी इलाके में वेरिएशन डिफरेंट है, कहीं वेरिएशन डिफरेंट है। पाकिस्तान में आमतौर पर अगर देखा जाए तो हमारे पास वापडा है। वापडा बेसिकली दुनिया पाकिस्तान भर में बिजली पैदा भी करता है और बिजली डिस्ट्रीब्यूट भी करता है। बट यू कैन सी कि यहाँ पे कराची में के इलेक्ट्रिक है, कराची की इलेक्ट्रिक इज़ एन इंडिपेंडेंट कंपनी। तो उनकी जो डिमांड वेरिएशंस हैं या डिमांड की जो सप्लाई ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी है, इट कुड वेरी डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन एज वेल। तो ओके, इंडस्ट्रियल एंड रेजिडेंशियल एरियाज में डिफरेंट लोड हो सकता है, रीजनल पैटर्न्स आपके पास डिफरेंट हो सकते हैं। किसी एरिया में सर्दी ज़्यादा पड़ती है, कहीं ज़्यादा कम एरिया में सर्दी कम पड़ती है, गर्मी या वाइस वर्सा। तो देर आर डिफरेंट वेरिएशन स्पेशली एज वेल, लोकेशन के हिसाब से भी वेरिएशन हो सकती है।
सप्लाई ऑप्शंस क्या हो सकते हैं आपके पास? मल्टीपल टाइप्स ऑफ जनरेशन यूनिट्स टू एड्रेस डिमांड वेरिएशन। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट बात, बेस लोड। व्हाट इज बेस लोड? बेस लोड ये होता है जिस पर आप प्लांट को मैक्सिमम रन कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर, आमतौर पर बेस लोड से मुराद, अगर लेट्स से एग्जांपल लिया है कराची की, तो कराची का अगर डिमांड 20,000 मेगावाट है, 20,000 मेगावाट है, तो आप 20,000 मेगावाट जो है वो आमतौर पर बड़े पावर प्लांट से चलाते हैं, विच आर लेट्स से हाइडल प्लांट्स, न्यूक्लियर, कोल, नेचुरल गैस और कंबाइंड साइकिल जो गैस है, ये मतलब आपके पास जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं या आपके पास हाइड्रो प्लांट्स हैं, न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, आपका बेस लोड ये देता है। मतलब मैक्सिमम लोड, जो मैक्सिमम डिमांड जो है आपकी बेस लोड होती है, और वो कवर होती है स्टेबल स्टेबल पावर प्लांट के साथ, सही है। इंटरमीडिएट से मुराद आपकी ये है कि जो आपके पास रिलेटिवली यूँ कह लें कि आप जो आपके पास हाइड्रो है या जो आपके पास कोल प्लांट्स हैं, दीज आर रिलेटिवली बिगर प्लांट्स, तो मैक्सिमम बेस लोड आप इनसे देते हैं। अगर आपके पास रिलेटिवली कम डिमांड है तो आप ऑयल नेचुरल गैस प्लांट से भी उनको पूरा कर सकते हैं। ओके, पीकिंग लोड का मतलब ये होता है कि आपके पास एकदम सडन स्पाइक आती है। तो सडन स्पाइक जो है वो आपको पूरा करना होता है किसी ऐसी जगह, ऐसी प्लांट से जो कि इसको चलाना आसान हो, या चलाना आप फ़ौरन चला सकें उसे। फॉर एग्जांपल डीजल प्लांट्स, ठीक है, आपने डीजल इंजन इंस्टॉल किए हुए हैं, एंड दो डीजल इंजन कैन प्रोवाइड यू दैट पीक लोड इंस्टेंटेनियसली। नॉन डिस्पैचेबल का मतलब ये है कि आप उनको फ़ौरन डिस्पैच नहीं कर सकते, बट यू कैन स्टोर द एनर्जी एंड यू कैन मिक्स दैट एनर्जी इन द पोर्टफोलियो, ताकि आपके पास जो एनर्जी मिक्स है वो थोड़ा उसमें वेरिएशन आए। तो वो जो रिन्यूएबल सोर्सेज होती हैं वो नॉन डिस्पैचेबल होती हैं। यू कैन नॉट डिस्पैच दम इंस्टेंटेनियसली। बिकॉज अगर आपसे कहा जाए कि भाई एमरजेंसी है, तो आप घरों में भी इमरजेंसी, विच मीन्स के पीक लोड आपके पास लेट से एकदम जो है वहाँ पे घर में लेट से कोई तकरीब है या कोई इस्तेमाल ज़्यादा होने लगा है, तो आप उसको मीट करेंगे इंस्टेंटेनियस किसी सोल्यूशन के साथ, विच इज़ लेट से छोटे लेवल पर इट्स डीजल इंजन या आपके पास जनरेटर्स होते हैं। ओके, सप्लाई ऑप्शन में एक और इम्पॉर्टेंट बात होती है ट्रेड ऑफ्स की, कैपिटल एंड फिक्स कॉस्ट और ऑपरेटिंग कॉस्ट विच आर प्राइमरीली ड्रिवन बाय फ्यूल कॉस्ट। अगर आपके पास सप्लाई ऑप्शंस आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, या सप्लाई ऑप्शन को आप वेरी कर सकते हैं। आपके पास कॉस्ट जो है फिक्स कॉस्ट होती हैं और ऑपरेटिंग कॉस्ट होती हैं, अगर वो ऊपर नीचे हो रही हैं तो आपके पास सप्लाई डिमांड में फ़र्क पड़ता है। लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट वर्सेस ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी। ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि आप उसको उसको रैंप अप या स्टार्टअप टाइम उसका कम है, उसका जो रैंप अप टाइम है वो कम है। हु बियर्स दिस, अच्छा, ये तमाम कॉस्ट जो है वो डिपेंड करती हैं कि वो जो आपका जो कंज्यूमर है या जो आपके पास इस्तेमाल करने वाला है वो किस तरह उसको बेयर करता है। स्टोरेज ऑप्शंस आर रिलेटिवली एक्सपेंसिव। आपको स्टोरेज ऑप्शन मतलब क्या है कि जो सप्लाई अगर आपको मेंटेन रखनी है, तो आप कहीं ना कहीं एनर्जी को स्टोर करते हैं, ये हम बाद में डिस्कस भी करेंगे। तो स्टोरेज ऑप्शन आमतौर पर महंगे होते हैं। फॉर एग्जांपल पंप स्टोरेज एंड हाइड्रो रिजर्वायर, जहाँ पे आप एक्सेस एनर्जी को पंप कर देते हैं एंड देन यूज दैट व्हेन योर डिमांड्स आर हायर एनी टाइम इन द एयर। ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर, आमतौर पर हमारे पास एसी ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं जो कि हाई वोल्टेज पर और हाई वोल्टेज पर काम कर रही होती हैं। अगर आप गौर करें कि आपके पास जो ग्रिड्स होते हैं या आपके पास जो हाई टेंशन वायर्स या हाई वोल्टेज वायर्स होती हैं, वो हाई वोल्टेज हम इसलिए करते हैं ताकि आपके पास लॉसेस कम से कम हो एनर्जी के। लाइक फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी समवेयर आउटसाइड द सिटी, तो आप उसको हाई या उसके वोल्टेज को बढ़ाते हैं, वेरी हाई वोल्टेज, एंड देन द एनर्जी इज बीइंग ट्रांसफर्ड एट हाई वोल्टेजेस। और फिर जब वो ग्रिड स्टेशंस पे आती है जहाँ पे आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो आप उसको स्टेप डाउन कर देते हैं, वोल्टेज को कम करते हैं, ताकि और फिर वोल्टेज को कम करके आप उसको सप्लाई करते हैं। और फिर आपके घरों के पास जो पीएमटीज लगे होते हैं या ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर्स, वहाँ पे उसका फिर वोल्टेज और गिरता है और फिर वो आप अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। बिकॉज आपके घरों में जो अप्लाइंसेज लगे हुए हैं उनकी कैपेसिटी एक रेटिंग है, यू कैन नॉट यूज दैम एट हाई वोल्टेजेस। तो जो पावर प्रोड्यूस होती है वो उसको ट्रैवलिंग या फिर उसको ट्रांसमिट या उसको ग्रिड में ट्रांसमिट करने के लिए यू नीड हाई वोल्टेजेस, ताकि एनर्जी कम से कम आपकी ज़ाय हो।
बीच में स्विच गेयर्स होते हैं, ट्रांसफार्मर्स, कैपेसिटर, बैंक्स होते हैं। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के अंदर इस्तेमाल होती हैं। वी आर नॉट गेटिंग इनटू डिटेल्स, बट these are transmission infrastructures, and this is important to understand the losses and किस किस तरह आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। Economies of the scale versus demand uncertainty. Average cost per megawatt hour decrease with the capacity of generation unit. जैसे जैसे आप जनरेशन यूनिट बढ़ाते हैं, एक जो उसकी कैपेसिटी है, आपकी कॉस्ट जो है वो कम होती है। तो इसको कहते हैं, दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड इकोनॉमीज ऑफ द स्केल, विच मीन्स बल्क में आप प्रोड्यूस करें, आपकी जो पैदावार है या जो रेट ऑफ प्रोडक्शन है बिजली की, वो कम हो जाएगी। इट इज़ लेट एक्सपेंसिव टू ओवर बिल्ड अ सिस्टम एंड लेट डिमांड कैचअप। इस बात का मतलब समझ लीजिए, व्हाट डज दिस मीन? ओवर बिल्ड अ सिस्टम मीन्स कि फॉर एग्जांपल आपके पास डिमांड है 100 मेगावाट की, और एंड यू आर बिल्डिंग फॉर लेट्स से 500 मेगावाट, तो यू आर ओवर बिल्डिंग द सिस्टम। ये आपको सस्ता पड़ेगा बिकॉज आपको ये बात है, आपने ये फोर्स ही किया हुआ है, आपकी फोरकास्ट ये है कि इस इलाके में डिमांड जो है वो लेट्स से 3 सालों बाद 450 मेगावाट हो जाएगी, एंड द करंट डिमांड इज 100 मेगावाट। तो ये आपके लिए आसान है या सस्ता है फ्रॉम कि आप उसको ओवर बिल्ड कर लें, और फिर 3 साल बाद डिमांड जो है जब सब कैचअप कर ले उस डिमांड को, उस सप्लाई को, बनिस्बत इसके कि आप 100 मेगावाट पहले प्रोड्यूस पावर प्लांट लगाएं, और फिर 100 मेगावाट को बढ़ा के 200 करें, फिर 300 करें, फिर 400 करें। तो विच मीन अगर आप ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं हर साल अपनी कैपेसिटी को, तो ये आपको महंगा पड़ेगा कंपेयर टू कि आप वन टाइम ही ओवर बिल्ड कर लें सिस्टम को। Due to uncertainty in demand, which is influenced by price feedbacks, future demand may not materialize quickly enough to justify the additional upfront capital cost. आमतौर पर upfront capital cost में बात किया कि आपने जो फॉरन लगानी है, ठीक है, कैपिटल का पावर प्लांट लगाने के लिए आपको फॉरन जो कॉस्ट चाहिए, तो आमतौर पर आपके पास जो प्राइस फीडबैक्स है कि लोग कितना पैसा देने के लिए तैयार हैं, और फ्यूचर डिमांड जो है वो मटीरियलाइज होती भी है नहीं। यू आर ओनली फोरकास्ट, राइट? आप फिर फोरकास्ट कर सकते हैं कि आपके पास फ्यूचर डिमांड कितनी होगी, ज़रूरी नहीं कि वो मटीरियलाइज हो। तो आपके पास जो अप फ्रंट कॉस्ट है उसको जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाता है। तो यू नीड टू डू सम इन डेप्थ एनालिसिस, फोरकास्टिंग की जाती है, एनालिसिस किया जाता है कि आपके पास जो डिमांड है वो वाकई इतनी होगी ताकि मैं इनिशियली अपफ्रंट इतनी कैपिटल कॉस्ट इसमें लगा सकूं। Okay, this is an important, this is the concept journal availability. This concept is basically used for any kind of system. It could be a manufacturing or machine system. Availability का मतलब क्या है? The probability that the generation unit is not on force outage at some future time, not the conventional definition of availability because it excludes planned maintenance. Okay, it's actually basically a ratio of times, right? It's basically a percentage. MTTF is a mean time to failure and MTTR is a mean time to repair. For example, आपके पास आपने एक जनरेशन पावर प्लांट चलाया। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अवेलेबिलिटी कॉन्सेप्ट जो है ना वो किसी मशीन के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। कोई प्रोडक्शन यूनिट है जो प्रोड्यूस कर रहा है कोई लेट्स से कंपोनेंट, बट हेयर वी आर डीलिंग इन द लाइक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी और पावर प्रोड्यूसिंग यूनिट, कोई पावर प्लांट की बात कर सकते हैं। इट कुड बी पावर प्लांट में कोई सिस्टम हो सकता है या पूरा पावर प्लांट भी हो सकता है, बट दिस इज द कॉन्सेप्ट जो आपको समझ में आना चाहिए। MTTF का मतलब कि मीन टाइम टू फेलियर, फॉर एग्जांपल कितने टाइम के बाद वो फेल होगा, या फेल से बाद कि वो लेट्स से शट डाउन हो गया, कोई मसला आ गया उसके अंदर, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक मशीन जो है वो 10 घंटे चलती है, और उसके बाद वो, या 10 घंटे तो बहुत कम है, फॉर एग्जांपल वो चलती है लेट्स से 1 साल, ठीक है, कन्वर्ट दैम इनटू आवर्स, राइट। उसके बाद वो उसमें कोई ब्रेक डाउन आ जाता है, ठीक है। MTTR इज अ टाइम मीन टाइम टू रिपेयर, कि उसको उस ब्रेक डाउन के बाद रिपेयर होने में कितना टाइम लगता है। फॉर एग्जांपल 1 साल चली और उसको रिपेयर होने में 1 महीना लगता है, तो MTTR जो है वो 1 महीना है, MTTF जो है वो 1 साल है। सो व्हेन यू आर डिवाइडिंग इट यू ऑलवेज गेट अ नंबर विच इज लेस देन 1, राइट। इट्स इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज निकालेंगे तो वो 100% कम ही निकलेगा। सो आपके पास अवेलेबिलिटी, अगर आपके पास MTTR मिनिमम होना चाहिए, विच मीन्स कि जो टाइम लग रहा है उसको रिपेयर होने में वो कम से कम होना चाहिए, दैट मेक सेंस, राइट। तो आपके पास MTTF शुड बी ग्रेटर, कि वो मीन टाइम टू फेलियर, कि मतलब वो ज़्यादा मशीन अवेलेबल है या वो पावर प्लांट अवेलेबल है टू रन टू एक्चुअली मीट द डिमांड, राइट।
और उसका MTTR कम से कम होना चाहिए, ताकि उसकी उसको दोबारा चल पड़ने में या दोबारा रन रन होने में, या रिपेयर करके रिपेयर किया आपने और दोबारा वो चल पड़ा, दैट शुड बी दैट शुड बी लो, राइट? सो ओके, मीन टाइम टू रिपेयर से मुराद ओके, एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये भी हो सकता है कि अगर लेट्स एक मशीन बंद हो गई, एक तो रिपेयर टाइम होता है कि मशीन को रिपेयर होने में कितना टाइम लग रहा है, कि आपने लेट से जैसे ही मशीन ख़राब हुई आपने उसी दिन उसको रिपेयरिंग शुरू कर दी, और आफ्टर अ वीक और टू या महीने के बाद वो मशीन चल पड़ी। फॉर एग्जांपल ऐसा भी हो सकता है सिस्टम में कि मशीन जो है वो ख़राब हुई, या आपने प्लांट को बंद किया, शट डाउन किया, और आपने कहा ओके दिस इज़ नॉट माई प्रायोरिटी, मैं इसको एक हफ्ते बाद रिपेयर करना शुरू करूँगा। तो MTTR में वो हफ्ता शामिल नहीं होगा, राइट? इसका मतलब ये है कि अगर मैं रिपीट कर देता हूँ, MTTR मीन टाइम टू रिपेयर, कि इस मशीन को रिपेयर करने में हफ्ता लगता है मिसाल के तौर पर, बट मशीन जैसे जिस दिन ख़राब हुई मैंने उसी दिन अगर बनाना शुरू कर दी तो मुझे हफ्ता लगेगा। अगर मेरी प्रायोरिटी नहीं है वो मशीन, तो मैं उसको एक हफ्ते बाद शुरू कर रहा हूँ रिपेयर करना, तो अब मेरा जो अब वो मशीन 2 हफ्ते के लिए आइडल है, मतलब एक हफ्ता रिपेयर में, एक हफ्ता मैंने काम उस पर शुरू ही नहीं किया था। तो यहाँ पे MTTR की डेफिनेशन ये है कि जहाँ पे रिपेयर करना शुरू हो जाए, राइट? सो okay, expected failure rate, it basically inverse of MTTF, which is lambda represent किया जाता है, it has its units are like second inverse or time inverse, and expected repair rate is 1 upon MTTR, which is mu, right? So आप ये देख सकते हैं कि MTTF अगर बड़ा है तो लैम्डा की वैल्यू छोटी होनी चाहिए, लैम्डा शुड बी स्मॉल, एक्सपेक्टेड फेलियर रेट इज शुड बी स्मॉल। तो यूनिट अप का मतलब क्या है कि प्लेट से प्लांट चल रहा है, और यूनिट डाउन हुआ विच मीन्स उसमें लैम्डा फेलियर रेट की वजह से वो फेलियर रेट लैम्डा है, वो यूनिट डाउन हुआ, और फिर यूनिट अप होने के बाद एक्सपेक्टेड रिपेयर रेट, तो एक्सपेक्टेड रिपेयर रेट शुड बी हायर, रेट उसका रिपेयर रेट हाई होना चाहिए, बिकॉज MTTR छोटा है, 1/MTTR शुड बी स्मॉल, सॉरी हाई। तो MTTR की वैल्यू छोटी होनी चाहिए, विच मीन दिस विच मेक्स दिस यूनिट दिस एक्सप्रेशन हायर, राइट? जनरेशन अवेलेबिलिटी रेंजेस फ्रॉम 0.75 टू 0.95, दिस इज अगर आपके पास एक्टिव जनरेशन है तो योर प्लांट और योर फैसिलिटी शुड बी अवेलेबल with these numbers, right? So this is इससे कम है तो which means कि आपके पास availability का issue है, या जब जिस तरह आप availability को define कर रहे हैं, the probability that the generation unit will be able to function at as required at time t in the future. This is how you actually calculate the availability of a plant. Categories of failure: independent failures and dependent failures. So independent failures are those the state of a generator or component does not depend on the state of other generators. किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं कर रहे, वो खुद फेल हो रहा है इंडिपेंडेंटली। डिपेंडेंट फेलियर्स क्या है कि आपके पास कंपोनेंट स्टेट डिपेंडेंट है या कॉमन कॉज फेलियर्स हैं। आपके पास लेट से एक्सट्रीम कोल्ड वेदर्स की वजह से आपका जो कोल है या जो कोल पायल्स है वो फ्रीज हो गए, मतलब प्लांट फेल हुआ है, प्लांट चलना बंद हो गया बिकॉज समथिंग एल्स हैपेंड समवेयर एल्स, राइट? अर्थक्वेक की वजह से या कोई नेचुरल डिजास्टर या क्लाइमेट की वजह से प्लांट चलना बंद हो गया। इंडिपेंडेंट फेलियर जो है वो आपके पास uh, खुद उसमें कोई मसला आ गया विद इन द प्लांट, राइट? मेंटेनेंस एरर की वजह से ट्रिपिंग हो रही है, या आपके पास सेफ्टी पॉलिसीज या पोर सेफ्टी परफॉर्मेंस की वजह से आपके पास प्लांट फेल हो सकते हैं, या एनवायरमेंटल पॉलिसीज। सो आपके पास चार पांच डिफरेंट किस्म के फेलियर्स हैं। डिपेंडेंट फेलियर्स जो हैं उनमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं: सेफ्टी पॉलिसी, इन्वायरमेंटल पॉलिसी। ओके, इन्वायरमेंटल पॉलिसीज, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट टू एक्चुअली पॉन्डर। एनवायरमेंटल पॉलिसी मुराद ये है कि आपके पास लाइट से एक प्लांट है, कोल प्लांट है, एंड दैट कोल प्लांट इज प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, बट इट इज ऑल्सो एमिटिंग लॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो आपके पास जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं वो आप उस प्लांट के ऊपर लेट से टैक्स लगा सकती है कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो एमिशन है वो बहुत ज़्यादा है, तो लेट्स पे दिस टैक्स। अब अगर वो टैक्स इतना ज़्यादा है पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, कि आपकी बिजली महंगी हो रही है, एंड उसकी वजह से आपकी उस प्लांट से जो डिमांड है, या उस प्लांट से जो बिजली की डिमांड है वो कम हो रही है, तो आपको होता है प्लांट बंद करना पड़ जाए। सो आपके पास दिस कुड बी कंसिडर एज अ फेलियर।
या फॉर एग्जांपल आप वो जो प्लांट है वो रेगुलेशन एनवायरमेंटल रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहा एंड मे बी इट इज कॉजिंग सो मच डैमेज टू द एनवायरनमेंट के उसको बंद कर दी गवर्नमेंट खुद या जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं, दैट कुड बी कंसीडर्ड एज अ डिपेंडेंट फेलियर कि दैट एनवायरमेंटल इश्यूज की वजह से उस प्लांट को बंद करना पड़ रहा है। ओके, moving on, these are some of the this is a data. I'm not getting into detail of these data, so you are like you should be looking into these numbers yourself and making an understanding yourself. This is crucial. तो यहाँ पे availability के कुछ data है. You can find these data, similar data on internet as well. So I will discuss इस डाटा को आप जरूर एनालाइज कीजिए और चेक कीजिए कि इसका मतलब क्या है. If you feel confused, we can discuss it later in the lectures, in the live sessions. So spatial issues, trade-off between the relative cost of transporting fuel and electricity. Mine mouth coal plant से मुराद ये है कि cheaper to transport electricity. आपके पास आप प्लांट को बिल्कुल उस जो सोर्स ऑफ प्रोडक्शन है वहाँ बना देते हैं. और आपके पास सेफ्टी, न्यूक्लियर प्लांट्स आर नॉट यूजुअली लोकेटेड नियर लार्ज पॉपुलेशन सेंटर्स. अर्बन एरियाज में हैव स्ट्रिक्टर एमिशन रिस्ट्रिक्शंस. तो ये तमाम वो इश्यूज हैं जहाँ पे लोकेशन के हिसाब से आपको मसाइल पैदा हो सकते हैं या फिर आपको फ़ायदा हो सकता है. लेट से अगर आप सेफ्टी एमिशन की बात करते हैं तो आप पावर प्लांट्स को अमूमन अर्बन सेंटर्स के करीब नहीं बनाते, या फिर आपके पास जो एमिशन रिस्ट्रिक्शंस हैं वो प्लांट जो कि अर्बन, अगर लेट से एक प्लांट अर्बन एरिया से करीब बना रहा हूँ तो मेरी जो एमिशन रिस्ट्रिक्शन है वो ज़्यादा होंगी. मे बी आई वुड बी पेइंग मोर टैक्सेस, मोर कार्बन टैक्सेस, राइट. या फिर तो यू हैव टू लुक इनटू इट, लुक फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव के प्लांट का आपने कहाँ इंस्टॉल करना है ताकि आपकी जो कॉस्ट है वो कम से कम लगे. उसमें दो कॉस्ट आ सकती हैं कि किसी एक लोकेशन पर प्लांट लगाने में आपके पास रेगुलेटरी इशू आ सकते हैं, या फिर उसके पास लेट से कोई माइन भी है तो माइन could actually cut down your cost for the transportation. Okay, reliability and matching supply and demand. Reliability is another concept which means the ability of an electric power system to deliver electricity to consumer within accepted standard and amount desired. The reliability of the electric power system requires almost instantaneous matching of supply and demand. This is really important. किसी सिस्टम को reliability का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम में reliability का मुराद ये है कि अगर आपके पास डिमांड आ रही है तो that system should be capable enough or reliable enough to meet that instantaneous demand, right. अगर आपके पास instantaneous demand वो सब सिस्टम नहीं कर पा रहा तो वो reliability उसकी कम है. And you can actually mathematically define reliability just like availability uh, as well. ओके, एक और बात ये कि कुछ इंडस्ट्रीज में आपके पास सिंस रिलायबिलिटी इज अ लाइक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, कुछ इंडस्ट्रीज में या कुछ एग्जांपल्स कुछ जगहों पर आप रिलायबिलिटी आपको बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, बट इन सम एरियाज यू शुड बी रियली हाईली रिलायबल बिकॉज फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली जहाँ पे आप पावर प्रोडक्शन कंपनीज और कंपनीज जो प्रोड्यूस कर रही हैं इलेक्ट्रिसिटी उनको रिलायबल होना लाजिम है. Okay, so the probability of successful mission, this is another definition. जो reliability के there are some examples तो self explaining है. If you are interested you can actually look into these example yourself. uh, कि इनका मतलब क्या है. So we will skip this part. Okay, electric system timeline. This is important because what what does this mean actually? Transmission and construction usually takes 3 to 10 years. This graph figure actually gives you an idea कि electric system को install करने में and dispatch करने तक या build करने से कितना टाइम लगता है. ट्रांसमिशन कंस्ट्रक्शन या जो पावर प्लांट कंस्ट्रक्शन है वो यूजुअली ट्रांसमिशन कंस्ट्रक्शन आमतौर पर लगती है 3 से 10 साल लगा लेते हैं. जनरेशन कंस्ट्रक्शन 2 से 10 साल. प्लान जनरेशन एंड ट्रांसमिशन मेंटेनेंस 1 से 3 साल लग रहे हैं. यूनिट कमिटमेंट 12 आवर अहेड ऑफ द नेक्स्ट 24 आवर्स. इसका मतलब क्या है कि एक यूनिट जो है दैट शुड बी कमिटेड टू प्रोवाइड द इलेक्ट्रिसिटी 12 आवर्स अहेड ताकि अगले दिन के लिए वो बिजली सप्लाई कर सके. फॉर एग्जांपल यू हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली कि आपका अगला दिन जो है बिजली आप उसको प्रोवाइड कर सकें. इकोनॉमिक डिस्पैच एवरी 5 मिनट्स प्लान बट प्लान फॉर 6 आवर अहेड. हर मतलब दैट्स द इंस्टेंटेनियस डिस्पैच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो आपके पावर प्लांट की प्लानिंग में होनी चाहिए. Okay, this is
interesting concept, loop flows. You can लूप फ्लो बेसिकली क्या होता है? दिस इज अ कॉन्सेप्ट जिसमें आप बिजली को इलेक्ट्रिसिटी को किस तरह ट्रांसमिट कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल आपके पास लेट्स से एक पावर प्लांट है, जो पावर प्लांट कुछ बिजली पैदा कर रहा है. सो हमेशा बिजली या इलेक्ट्रिसिटी ऑलवेज फ्लो इन दैट पाथ विच जो सबसे कम रेजिस्टेंस शो करे. दैट्स द बेसिक कॉन्सेप्ट, राइट? सो यही होता है बड़े लेवल, बड़े स्केल के ऊपर भी. लेट से एक पावर प्लांट है, तो उसको अगर लेट से पॉइंट ए से पॉइंट बी बिजली पहुंचानी है, तो वो हमेशा वो रास्ता लेगा, वो पाथ लेगा जिस जो लीस्ट रेजिस्टेंस शो कर रहा है. ओके. बट होता ये है कि आपके पास जब आप बात करते हैं नेशनल ग्रिड्स की, तो आपके पास कुछ लाइंस या कुछ ग्रिड लाइन जो हैं वो ओवर पॉपुलेटेड, या आई वुड से ओवर, कुछ लाइंस कंजेस्टेड होती हैं कि आपके पास वहाँ पे और जगहों से भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आ रही है फ्रॉम डिफरेंट पावर प्लांट्स. बिकॉज जो ग्रिड्स होते हैं वो एक, लेट से पाकिस्तान की बात करते हैं, तो पाकिस्तान में बहुत सारे पावर प्लांट्स हैं, तो ग्रिड से हर पावर प्लांट कनेक्ट हुआ हुआ है. तो वो एक सेंट्रलाइज ग्रिडिंग सिस्टम बना हुआ है कि पंजाब, सिंध, केपीके और बलूचिस्तान तमाम का ग्रिड जो है वो आपस में कनेक्टेड है. तो ऑल्दो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ लेगी, बट उसको लगता है कि यार इसी लाइन पर और जगह से भी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, तो वो एक लूप को फॉलो करेगी, किसी और रास्ते से पॉइंट बी पर जाएगी. दिस इज कॉल्ड लूप फ्लोज, राइट? तो दिस एक्चुअली कॉन्सेप्ट अप्लाइज इन दोज इन नेशनल ग्रिड्स या नेशनल ट्रांसमिशन लाइंस. ओके. Locational electricity pricing, dispatch problem formulation, minimize cost of serving electricity energy demand subjects to demand supply. Transmission constraints क्या हो सकते हैं? Thermal limitations हो सकती हैं, किसी रास्ते किसी जगह पे लेट से ज़्यादा लोड पड़ रहा है उस बिजली उस लाइन के ऊपर, स्टेबिलिटी के इशू आ सकते हैं, वोल्टेज मेंटेन करना मुश्किल है उस लाइन के थ्रू गुजरने में. सो आप जो हैं वो किसी और रास्ते से गुजर रहे हैं, ऐसा थोड़ा सा अभी मैंने एक्सप्लेन किया है. तो उससे क्या होगा, प्राइसेस जो है वो फ्लक्चुएट कर सकती हैं आपके पास बिजली की, बिकॉज द यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कैन गो अप एंड डाउन डिपेंडिंग अपॉन किस रास्ते से वो इलेक्ट्रिसिटी आपको मिल रही है. दिस इज एग्जैक्टली द सेम थिंग, दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. डिस्पैच प्रॉब्लम क्या हो सकती हैं? नोडल प्राइस का मतलब किसी एक पॉइंट पर आपको बिजली की प्राइस क्या मिल रही है. सो वेरिएबल मेंटेनेंस कॉस्ट हो सकती, ट्रांसमिशन कंस्ट्रेंट एंड ट्रांसमिशन लॉसेस, कि जिस फ्यूल कॉस्ट भी शामिल है इसमें, मेंटेनेंस कॉस्ट भी शामिल है, ट्रांसमिशन कंस्ट्रेंट्स एंड ट्रांसमिशन लॉसेस भी शामिल है. नोडल प्राइस किसी एक पॉइंट के ऊपर आपको प्राइस क्या मिल रही है. Implications of nodal pricing, this is important. Prices could be negative. Nuclear unit that does not want to turn off during light load conditions. For example, एक प्लांट आपका बहुत चल रहा है, बट उसको प्रोड्यूस भी कर रहा है, बट जो वो बिजली पैदा कर रहा है मगर उसके पास डिमांड नहीं है. विच मीन अगर डिमांड होगी तो बिजली महंगी हो जाएगी, बट डिमांड नहीं है तो बिजली सस्ती करनी पड़ रही है. और वो अपना प्लांट को बंद नहीं कर सकता, बिकॉज जब बंद करने में उसको और बंद करके दोबारा चलाने में ज़्यादा पैसा खर्च लगे, ज़्यादा पैसे लगेंगे कंपेयर टू कि उसको वो नेगेटिव बिजली देना शुरू कर दें. तो प्राइसेस कुड गो नेगेटिव एंड दिस कुड बी एन इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट. अगर आप गौर कीजिए, दिस इज द सेम थिंग विच इज़ हैपनिंग राइट नाउ इफ़ यू आर फॉलोइंग द न्यूज़. तो ऑयल प्राइसिंग जो है वो, डिमांड बिल्कुल ज़ीरो है एंड यू स्टिल आर प्रोड्यूसिंग सम ऑयल. तो जिनके पास ऑयल, जो ऑयल प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो अगर ऑयल प्रोड्यूस बंद करना भी बंद कर दें, तो उनके पास इतना ज़्यादा ऑयल मौजूद है कि दे हैव टू गिव इट अवे, उनके पास स्टोरिंग कैपेसिटी नहीं है. तो यहाँ पे भी दिस कैन बी रिलेटेड समहाउ विद द थिंग विच इज़ गोइंग राइट नाउ. सो यहाँ पे अगर आप नोडल प्राइसिंग जो होती है, दिस इज एन इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट. आई विल गिव यू एन असाइनमेंट ऑन दिस. So we will do that later. This is a real time location prices कि एक ही वक्त में आपके पास जो वेरिएशन है प्राइसेस की बहुत ज़्यादा हैं. किस which is like it goes up to 104 in Long Island, and it can go as low as 19.13. So nodal prices can fluctuate. Locational prices कहलाती हैं ये, depending upon कि बिजली कहाँ से आपको मिल रही है, किस रास्ते से आके मिल रही है, और उसके उसके आपस में कंस्ट्रेंट्स या उसकी क्या लिमिटेशंस हैं. This is a case study discussion of California. So I'm not getting into details. So these slides are uploaded. So आप इसको देख सकते हैं कि ये case study क्या थी. So moving on.
So energy storage topic, हम why do we need storage, what are the demand and scale requirements, technology options, performance factors and metrics, environmental sustainability issues and economic consideration and status. So energy supply and demand की बात हमने briefly की है अभी तक. सप्लाई एंड डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फॉर द प्लानिंग एंड फॉर द डिजाइनिंग ऑफ एनर्जी सिस्टम. एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो एनर्जी स्टोरेज है कि एनर्जी स्टोर का मतलब ये कि आप जो है इफ़ यू आर प्रोड्यूसिंग एनर्जी एक्सेसिवली तो आप उसको कहीं स्टोर कर लें बाद में इस्तेमाल करने के लिए. तो या देखें इसमें दो बातें हो सकती हैं. अगर आपने बिजली पैदा की और आपका स्टोरेज आपके लिए महंगा पड़ रहा है तो आपको फिर उसको डिस्पैच करना पड़ेगा फ़ौरन. एंड दैट्स द कॉन्सेप्ट जिसमें आपके पास प्राइसेस आपकी नीचे जा रही हैं या नेगेटिव जा रही हैं. मैंने एग्जांपल दी न्यूक्लियर प्लांट की कि आपने प्लांट बंद नहीं कर सकते एंड यू डू नॉट हैव एनी स्टोरेज कैपेसिटी, आप स्टोर भी नहीं कर सकते, तो फिर देन यू हैव टू डिस्पैच इट समहाउ. सस्ती बिजली देनी पड़ेगी आपको. बट तो विच मीन्स अगर हम ज़ाया करने के बजाय वाई डोंट वी स्टोर द एनर्जी एंड वी यूज इट स्टोर्ड एनर्जी लेटर. ऑल्दो उसकी एफिशिएंसी में फ़र्क पड़ेगा. देयर आर एफिशिएंसीज रिलेटेड व्हेन यू आर कन्वर्टिंग वन फॉर्म एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, बट स्टिल वी हैव एनर्जी जिसको हमने स्टोर किया हुआ है. क्वालिटी थोड़ी गिर गई बट स्टिल वी हैव दैट एनर्जी. सो देयर आर डिफरेंट टेक्नोलॉजीज. उसके स्केल्स के रिक्वायरमेंट्स हैं. आपके पास उसके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इकोनॉमिक कंसिडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. बट ऑल दीज आर but energy storage is a it's a very crucial area to look into as far as the energy utilization is concerned. आपके घरों में भी for example you stored energy if some of you have solar panels installed at your homes. तो आप पहले उसको बैटरी में स्टोर करते हैं. That's a very simple way to store energy. आपके पास और भी तरीके हैं स्टोर करने के एनर्जी के जिसको हम डिस्कस करते हैं और उसके डिफरेंट उसके एस्पेक्ट्स हैं उस एनर्जी स्टोरेज के. So this is actually the same thing जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. We are not getting into it, but this is a conversion. This specific figure shows the conversion of energy source to one form to another. So when you are converting energy from one form to another, you are basically storing it somehow, right? So first of all, why store energy? Dispatchability. Dispatchability means कि how rapidly you can dispatch or release energy when you have a demand. Temporal fluctuation are large on daily and seasonal basis. For example, अगर आपके पास responding to variation in electricity demand कि आपके पास बिजली की डिमांड है and how readily you can dispatch the energy. आप dispatch उसको करेंगे आपके पास already store है, right? Interruptibility of certain types of energy supply, for example solar and wind, hourly, diurnal and seasonal. आपके पास solar and wind की जो होती हैं ये इनकी प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा वेरी करती है. सो आपको इसको स्टोर करना पड़ेगा ताकि आप स्टोर करने के बाद उसको इस्तेमाल करें. आप इस पर बेस लोड कनेक्ट नहीं कर सकते कि आप इस पर ही सबको चलाएं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू स्टोर देम एंड देन यू डिस्पैच इट. फिर जो बायोमास है, बायोमास क्या है कि वो सीजनल है, विच मीन्स कि आपके पास लेट से फसल कटती है और आपके पास उसका भूसा है तो आप उसको इस्तेमाल करते हैं बिजली बनाने के लिए. देन यू स्टोर इट बिकॉज आप उसको साल भर आप यू कैन नॉट रिलाई ऑन बायोमास. यू कैन नॉट रिलाई ऑन बायोमास पूरे साल आप उस पर रिलाई नहीं कर सकते. तो आप बायोमास जो है आपके पास सीजनल है, आपने उसको इस्तेमाल किया, आप एनर्जी स्टोर किया एंड देन यू कैन डिस्पैच इट लेटर. पेट्रोलियम पीरियोडिक सप्लाई डिस्ट्रप्शन हो सकती है. फॉर एग्जांपल कि आपके पास पेट्रोलियम, ऑल्दो दिस इज़ अ वेरी स्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी, मगर पेट्रोलियम में भी आपके पास सप्लाई डिस्टर्ब हो सकती है फॉर एनी पॉलिटिकल और अदर इकोनॉमिक रीजंस. एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट कैन अदरवाइज वेस्टेड एनर्जी कि आप एनर्जी ज़ाया ना करें बल्कि एनर्जी को आप स्टोर कर लें तो आपकी ओवरऑल सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी. रेगुलेटरी ड्रिवन नीड्स मीटिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड अदर ट्रांसमिशन कैपेसिटी एक्सपेंशन रिक्वायरमेंट. अगर आपको एनर्जी इस्तेमाल डिस्ट्रीब्यूशन की रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है और दैट इज़ द रेगुलेटरी रेगुलेशन बीइंग इम्पोज बाय यू बाय द गवर्नमेंट, तो आपने उसको स्टोर करना है. देयर आर डिफरेंट टेक्नोलॉजीज. पोटेंशियल एनर्जी हम पम्प कर सकते हैं, लाइक हाइड्रो पम्प कर सकते हैं. कंप्रेस्ड एयर विच इज़ CAEC, कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज. आप एनर्जी कन्वर्ट करते हैं, आप लेट से बिजली से पंप चलाएं एंड देन यू पंप द वाटर टू अ हायर लेवल. आपने उसमें एनर्जी स्टोर कर ली, आप फिर आप उस
पानी जो आपने स्टोर किया, उस पानी में जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको फिर आपने रिलीज किया और फिर उससे आपने टरबाइन रन कर लिया आफ्टर सम टाइम। काइनेटिक एनर्जी से आप मैकेनिकल फ्लाई व्हील्स में स्टोर कर सकते हैं। थर्मल एनर्जी आप फेस चेंज कर सकते हैं, एंड thermal energy, phase change, ice, salt fusion, etc. These are all different types of energy technologies, storage technologies. बायोकेमिकल में हाइड्रोजन, मीथेन, गैसोलीन, ये केमिकल एनर्जी जो स्टोर हो रही है ये नेचुरली होती है। यूजुअली हम मीथेन गैसोलीन नहीं बना सकते, बट नेचर आपके लिए कर रही है, नेचर स्टोर कर रही है एनर्जी को इन टर्म्स ऑफ मीथेन। तो वो भी जब आप इस्तेमाल करते हैं तो एक्चुअली आप एक एनर्जी स्टोरेज को इस्तेमाल कर रहे हैं। बैटरीज में कर सकते हैं इस्तेमाल, कैपेसिटर्स में कर सकते हैं। सो देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंट टेक्नोलॉजी जिसमें आप स्टोरेज कर सकते हैं। Electric power for grid 10 to 100 megawatts seasonal cycles. So there are different challenges or demand requires, जिसमें आपके पास हो सकती हैं। It could be आपका स्केल कितना है, आपकी क्या एप्लीकेशंस हैं, स्केल से बात कि आप किस लेवल, कितने मेगावाट जो है वो स्टोर करना चाह रहे हैं। आप फॉर एग्जांपल you cannot store megawatts in batteries, but you can store megawatts if you pump the water to a higher level, और फिर आप उसको चला सकते हैं। तो डिफरेंट लेवल, हर स्टोरेज कैपेसिटी, जो हर स्टोरेज का ऑप्शन जो है उसमें एक जैसी बिजली स्टोर नहीं हो सकती, एक जैसी एनर्जी स्टोर नहीं की जा सकती। For example, this is a a example for the electricity storage of 100 megawatt scale in operation today. For example, यहाँ पे आपने बिजली पैदा की, पानी को रिजर्व किसी हाई लेवल पर स्टोर कर लिया। Now that high reservoir can store a lot of energy, but a small, this is another example. All this is just an example of CAC, compressed air energy storage cycles. आप एयर में एयर कंप्रेस कर देते हैं, देन दैट कंप्रेस्ड एयर इज एक्सपेंडेड लेटर टू रन द टर्बाइन to to produce that energy which is produced in excess initially. आपके पास बैटरीज होती, एनर्जी स्टोरेज के लिए आपके पास बैटरीज इस्तेमाल हो सकती हैं। दैट्स हम वी आर नॉट गेटिंग इनटू द डिटेल ऑफ द सर्किटरी, बट दिस इज हाउ इट वर्क। यहाँ पे आपके पास एनर्जी स्टोरेज जर्नल्स है, तो दिस टेबल इज क्वाइट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। वी आर नॉट गेटिंग इनटू इट कि आपके पास जो किलो जूल्स पर केजी जो डेंसिटी है एनर्जी की, एनर्जी डेंसिटी इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि कितनी एनर्जी आप पर यूनिट या पर यूनिट वॉल्यूम या पर यूनिट मास स्टोर कर रहे हैं, राइट। तो आपके पास एनर्जी डेंसिटी हाई होनी चाहिए, that's the requirement. So this the graphs, these are all graphs which are like self-explanatory, we're not getting into it, these graphs. uh, this is another graph which actually has peak power and specific energy. All this is for for fuel cell, gasoline, methanol. So this is not as important. If you there are better ways to represent it. Electric storage channels for hybrid electric vehicles. This is the technology which is not as new as 5, 6, 10 years ago. आपके पास स्टोरेज चैलेंजेस आ रहे हैं आपके पास किसमें, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, या फिर जो इस वक्त तो कम्प्लीटली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी आ रही हैं। तो स्टोरेज चैलेंज मतलब यू आर एक्चुअली टेक्नोलॉजी इज वर्किंग in direction to uh, to design and to improve the batteries installed in the cars, ताकि आप उनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ा सकें और उनकी जो डिस्पैचेबिलिटी है या उनकी जो एनर्जी यूटिलाइजेशन है वो बेहतर हो सके, और जो एक और इम्पॉर्टेंट बात की जो चार्जिंग कैपेसिटी वो बढ़ जाए उसकी। सो these are some basic working of the HEV. So maybe we're not interested in these, we are only interested in how different technologies are available to store energy. Performance factor for energy storage, energy capture rate and efficiency. This is important, how efficiently you capture the energy in that storage, and then how efficient they are. Discharge rate is important. Discharge rate how important, how fast they discharge the energy from that storage. Dispatchability, how readily it is available. Scale flexibility, you can scale it up, like for example batteries are difficult to scale, but you can scale the hydro storage quite easily.
ठीक है, फाइन। स्केल से बात की आप उसका जो कैपेसिटी है वो बढ़ा दें। ड्यूरेबिलिटी कितनी है, लाइफ साइकिल, दैट्स वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि वो कितनी ड्यूरेबल है। मास एंड वॉल्यूम रिक्वायरमेंट्स, उसका जो फुटप्रिंट है, वेट एंड वॉल्यूम, you need people are working on small batteries which are capable of storing more electricity, that's the weight and volume footprint, ये important है उसकी। for example if you are आप बात करते हैं हाइड्रो स्टोरेज की, सो उट है उसका उसका वेट एंड वॉल्यूम या उसका जो ये वाला फुटप्रिंट ऑफ बोथ वेट एंड वॉल्यूम इज क्वाइट हाई, बट that produce a lot of energy, that can store a lot of energy. Safety risk of fire exposure and toxicity. This point works when you are dealing with batteries. uh, Ease of material recycling and recovery, this is also important, although batteries are really crucial in modern technologies कि आप उसमें energy store कर सकते हैं, and you have electric vehicles and stuff, but उसकी जो recycling and recycling है वो बहुत important है, because there are some toxic materials which are associated with the batteries, तो हम उसको किस तरह रिसाइकिल करें या उसको किस तरह डिस्पोज ऑफ करें, तो these are all because the cost of recycling and the cost of this is also very important. uh, so energy and power density both are important. For example land use inundation caused by hydro projects, ये मैं पहले भी बात कर चुके हैं कि hydro project जो है उसमें ज़मीन या you move the earth to a massive scale. Island local effects, underground storage have special geotechnical requirements to ensure safe operation. This could leak into the area. Toxicity disposal and हम बात कर चुके हैं। वो कितना ड्यूरेबल है एंड कितनी उसमें वाटर एयर कंज्यूम हो रही है। ये तमाम इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं जिनको हमने कंसिडर करना पड़ता है व्हेन यू आर डीलिंग विद स्टोरेज। दिस स्टोरेज बिकॉज द स्टोरेज हैज़ डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, हम तो उसकी प्रोडक्शन से लेके और उसकी लाइफ साइकिल पूरा एनालिसिस इज़ रियली इम्पोर्टेंट। So energy storage cost and status, capital versus operating cost, this is important because initially how much money you need to actually produce that storage, and how much it costs to operate it. Current commercial, for example, pumped hydro are relatively very expensive initially because you need a lot of upfront capital cost to have those pumped hydro systems. Thermal energy storage is another concept, another way to store energy which are relatively cheaper compared to hydro. Batteries are the cheapest one, but उनकी उनमें आप जो capacity है वो कम होती है, तो आपके पास जो कमर्शियल सिस्टम्स हैं वो उसमें जो सस्ते हैं वहाँ पे बिजली कम स्टोर होती है, जो जो महंगे हैं वो ज़्यादा करते हैं, बट देर आर अदर फैक्टर्स इन्वॉल्व इन इट. Future systems, near-term flywheels, ultra capacitor. These are all systems which are relatively new or which are small and efficient. And the other advanced batteries and fuel cells and CAE is for mid to low grade sites. So you have different options depending upon your application and your requirements. These are cost projection of energy storage system, so you can have an idea, although these numbers may not be exact. They may be varying right now because since the technology is developing and it's still in the developing phase, so these numbers may vary. So if you are interested in knowing the numbers and the economy of these systems, so feel free have a to have a research yourself. uh, Relevance of energy storage to sustainability, essential for effective use of interruptible renewable energy. Storage की सबसे important बात है energy storage की ज़रूरत क्या है, why they are relevant to the sustainability concept. Because the renewable energy sources are they are not reliable, so you need to have storages to store the energy from solar, wind, biomass and hydro. Storage can provide quality energy when it is needed. This is important. Critical for high efficiency hybrid. If you are having a hybrid system, you need storage capacities to store energy from one source and then use it later. Full life cycle environmental impact must be considered. This is really important because when you are dealing with the system, you need to do a full life cycle environmental impact, because the whole the whole purpose of the purpose is to
reduce the environmental impact and provide the quality energy. Continuing advances in technology deployment will lower the cost. This is important since we are still working on these technologies, so we will definitely uh, reduce the cost and increase the quality of the product. And we have different appreciable technology innovation are needed for advanced system. We are still working on different systems to have good energy and dispatchability and reliability. uh, Energy scale, transmission scale and performance. This is self-explanatory. I'm not getting into detail of this slide. So this is about the energy transmission scale and performance. How much this actually gives you an idea about the scale of energy transmission. Uh, and these are all facts, right? So you can have a similar facts for any other case. कि how much energy is being utilized for example in पाकिस्तान के पाकिस्तान जो है उसमें जो गैस का इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो पेट्रोलियम इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें जो डिस्पैच हो रहा है दीज फ्यूल्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट वो किस स्केल पे हो रहा है या बिजली जो इस्तेमाल हो रही है वो कितनी हो रही है या आपके पास जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं पाकिस्तान में कितनी लंबी कितनी बड़ी हैं आपके पास कितना कोल इस्तेमाल हो रहा है सो ऑल दीज आर रिलेटेड give you an idea about the supply and demand of a location. These numbers are for US, so you can have a similar research about Pakistan. Okay, how much fuel, how much electricity is being transported from one point to another point, um, and how you can actually uh, have an analysis to decrease or to reduce the cost of the transportation or the transmission. So this is it. This is about supply and demand and storage uh, of the energy resources. Especially we discuss about the electricity part because that's the crucial part to discuss since it requires instantaneous dispatchability compared to the other source of electricity. So the important thing is that uh, just since these slides are all give you an idea about the topic, but you need to dig down yourself from different sources. I will be sharing different sources to you about this topic, so please have a look at them as well. And although these slides are not enough, right? I agree because this is a very vast topic. So जितना ज़्यादा आप उसमें खुद पढ़ना चाहेंगे उतना आपके लिए अच्छा है. Okay, thank you very much